हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान से संबंधित टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये सभी क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं। इन्हीं प्रश्नों में से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर एक नंबर से भी सिलेक्शन रह जाता है। सिलेक्शन क्या, आपके सपने अधूरे रह जाते हैं। तो इसलिए आप इन सभी 40 क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत के अंदर एकल नागरिकता है जिसकी अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एकल नागरिकता का मतलब है कि जैसे आप लोग किसी भी राज्य के निवासी हैं तो आपको वहाँ की नागरिकता नहीं लेनी पड़ती है, हमको सिर्फ भारत की नागरिकता ही लेनी पड़ती है, इसलिए भारत में एकल नागरिकता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें जैसे कि यूएसए की, तो यूएसए के अंदर दोहरी नागरिकता है, अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है। वहां पर आप जिस भी राज्य के हैं वहां के राज्य की भी आपको नागरिकता लेनी होगी और वहां के देश की अर्थात अमेरिका की नागरिकता भी आपको लेनी होगी। तो वहां पर दोहरी नागरिकता है। आप एक राज्य से दूसरे राज्य में वहां पर बिना वीजा या पासपोर्ट के नहीं जा सकते हैं, जबकि भारत में हम लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा भी सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। अगस्त 2019 से पहले भारत के अंदर भी जो जम्मू कश्मीर राज्य है यहाँ पर भी दोहरी नागरिकता हुआ करती थी, लेकिन जब से अनुच्छेद 370 को हटाया गया है तब से यहाँ पर दोहरी नागरिकता को समाप्त कर दिया गया है। तो भारत के अंदर जो एकल नागरिकता है वो इंग्लैंड से अपनाई गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो मत देने का अधिकार भी राजनीतिक अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार भी राजनीतिक अधिकार है, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार भी राजनीतिक अधिकार है। लेकिन जीवन जीने का अधिकार ऑप्शन नंबर बी जो है ये एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, ये एक मूल अधिकार है, क्योंकि यह किसी भी दशा में आपातकाल के दौरान भी इस अधिकार को हम लोग समाप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह मूल अधिकार के दायरे में आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। संविधान की उद्देशिका, जिसे हम लोग प्रस्तावना भी बोलते हैं, का संशोधन कितनी बार किया गया था? इसका राइट आंसर होगा एक बार। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। संविधान की जो प्रस्तावना या उद्देशिका है इसका संशोधन सिर्फ एक बार किया गया है और वो भी सन 1976 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है? तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की आधिकारिकता के अंदर आता है। मूल अधिकारों का जो संरक्षण है ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकारों का संरक्षण, अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? न्यायिक आदेश अगर आपको हिंदी के अंदर समझ नहीं आता है तो आप यहाँ पर समझ लें कि न्यायिक आदेश जो है ये रिट को ही बोला जाता है, जो रिट होती है उसी को बोला जाता है न्यायिक आदेश। तो भारतीय संविधान के अंदर कुल 5 प्रकार के न्यायिक आदेश या रिटें हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ के अंदर मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट होगा। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन सन 1978 से पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी। जैसा कि आपको पता होगा कि 44वें संविधान संशोधन सन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद जो 300 ए है इसके अंदर अब इस संपत्ति के अधिकार को रखा गया है और ये वर्तमान में मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है? तो शासन की जो एकात्मक पद्धति है इसका लाभ है दृढ़ राज्य। तो देश के अंदर दृढ़ राज्य की स्थापना करना ही एकात्मक पद्धति का लाभ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो समता का अधिकार जो है ये भी एक मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये भी एक मूल अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता जो है ये संघीय सरकार की विशेषता होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि यूएसए में दोहरी नागरिकता है, वहाँ पर अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाएंगे तो आपको वीज़ा या पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है और ये एक संघीय सरकार की जो विशेषता होती है। प्रश्न नंबर 10। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।
निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो इनमें से यूएसए का संविधान भी लिखित अवस्था में है, पाकिस्तान का संविधान भी लिखित है और भारत का संविधान तो दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा संविधान है जो कि लिखित अवस्था में है। वहीं यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम, तो यूके का जो संविधान है ये अलिखित संविधान है, यानी कि इसको कहीं पर भी दस्तावेजों के अंदर लिख कर नहीं रखा गया है। जो इंग्लैंड की महारानी होती है वो ही यहाँ के संविधान की रक्षक होती है, यानी कि संविधान में सबसे बड़ा उसी को माना गया है, उसी के आदेशों पर ही संविधान की पालना होती है। नियम कायदे कानून जो हैं वो इंग्लैंड की महारानी के आधार पर ही चलते हैं, तो वहाँ पर कोई भी लिखित संविधान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। इसके अलावा आप याद रखना, ब्रिटेन के साथ साथ कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल और सऊदी अरब, ये भी ऐसे देश हैं जिनके पास अपना कोई लिखित संविधान नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? दोस्तों यूं तो हमारे संविधान के अंदर 100 से भी अधिक संशोधन किए जा चुके हैं अब तक, लेकिन एक संविधान संशोधन ऐसा था जिसको मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। सो ये आपको याद रखना जरूरी है। तो ये है 42वां संविधान संशोधन जो कि सन 1976 के अंदर किया गया था। इसे मिनी संविधान अर्थात छोटा संविधान की संज्ञा भी दी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों मैंने इस संविधान सभा से रिलेटेड अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं, ताकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इनसे रिलेटेड, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर हमसे सिर्फ ये पूछता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था या फिर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो दोनों का आंसर एक ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर हमसे पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एक दिन के लिए जिनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं आपको याद रखने हैं, इनके अंदर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक है यानी कि भारत एक क्या है? एक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र या फिर कुलीन तंत्र? तो सही उत्तर इसका होगा लोकतंत्र। भारत एक लोकतंत्र है क्योंकि यहाँ पर जो शासन है वो जनता के द्वारा किया जाता है, जनता ही यहाँ के शासकों को चुनती है, यानी कि नेताओं को जनता ही चुनती है, तो एक तरह से ये जनता का ही शासन होता है, तो भारत एक लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, कोई राज्य और अधिकारियों द्वारा जाना जाता है, अर्थात संविधान या अधिकार जो है कोई राज्य और अधिकारियों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन लोस्की का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो ये तो आप सबको सर्वविदित है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है, जो कि एक लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? आपको ऑप्शन अच्छे से देखने हैं। इसका राइट आंसर जो होगा, भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ओके, संप्रभुता संपन्न है, समाजवादी है और पंथ निरपेक्ष है, यानी कि यहाँ पर किसी एक धर्म को तवज्जो नहीं दी जाती है, यहाँ पर सभी धर्म समान है, लोकतांत्रिक है, जनता का शासन है और एक गणराज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि संविधान सभा की जो स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष आदि से पर्सन काफ़ी सारे बनते हैं और इनके अंदर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने जानबूझकर यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन लिए हैं इसी चीज़ से। तो भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा है हमसे, सभापति या अध्यक्ष एक ही बात है। तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, क्योंकि ये उस टाइम पे संविधान सभा के अंदर जितने भी कैंडिडेट थे उनमें से सबसे बुजुर्ग यही थे। और इसके बाद एक दिन बाद ही संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो मैंने अभी आपको बताया कि एक दिन बाद ही संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान के अंदर मूलभूत अधिकार, चाहे इनको मूलभूत अधिकार बोले या फिर मौलिक अधिकार बोले, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, जिसकी इंग्लिश होती है फंडामेंटल। तो फंडामेंटल राइट्स या मूलभूत अधिकार जो हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और अगर बात करता है मूलभूत कर्तव्यों की, तो वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। ओके, रशिया के संविधान से वो लिए गए हैं मूलभूत कर्तव्य, जबकि मूलभूत अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना?
तो भारत जो है ये 26 नवंबर सन 1949 को यानी कि पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लिखकर तैयार हुआ और साथ ही साथ भारत की जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है संविधान की उसको भी अंगीकार कर लिया गया था। इसलिए भारत 26 नवंबर 1949 को एक पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। वो बात अलग है कि संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, इसके 2 महीने बाद। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? भारत का संविधान जो बनाया गया है उसमें सबसे अधिक प्रभाव जो है भारत शासन अधिनियम, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसका ही सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि संविधान का लगभग 60% हिस्सा या फिर बोल सकते हैं 3/5 हिस्सा जो है वो ज्यों का त्यों उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन करके संविधान के अंदर अपना लिया गया है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं उनको हम लोग भारत के संविधान की स्टार्टिंग यानी कि प्रस्तावना, जो कि शुरुआत है भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम लोग उद्देशिका भी बोलते हैं या फिर इंग्लिश के अंदर इसको हम लोग प्रियम्बल भी बोलते हैं, तो इसके अंदर ही भारत के संविधान के आदर्शों को हम लोग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि संविधान के भाग नंबर 4 के अंदर आते हैं, इन्हीं के अंदर कहा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य कल्याणकारी के रूप में स्थापित हो। तो नीति निर्देशक तत्व या फिर संविधान का भाग 4, आपको कोई भी ऑप्शन मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो संविधान का जो 73वां संशोधन था उसके द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली जिसके अंदर 3 स्तर सम्मिलित किए गए हैं, ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये प्रस्ताव जो है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन और दिया है इस पीडीएफ के अंदर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको दोनों के अंदर अंतर बताऊंगा। सबसे पहली बात कि संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त सत्र है ये राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ओके, सत्र बुलाने की जब बात आती है तो वो राष्ट्रपति बुलाता है। दोनों सदनों का सत्र, दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों का सत्र राष्ट्रपति एक साथ बुला सकता है। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, जो कि भाग 4 के अंदर आते हैं, संविधान के भाग 4 के अंदर आते हैं नीति निर्देशक तत्व, तो इनकी अवधारणा आयरलैंड देश से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि भारतीय संसद के अंदर मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। एक है राष्ट्रपति, दूसरी है लोकसभा और तीसरी है राज्यसभा। इन तीनों के द्वारा मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। तो राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? भारत के प्रथम एकमात्र राष्ट्रपति थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी या डॉक्टर एन संजीव रेड्डी बोल सकते हैं। इनको निर्विरोध चुना गया था राष्ट्रपति के रूप में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 क्वेश्चन एक से दिए हैं। एक क्वेश्चन तो था कि भारतीय संसद का जो संयुक्त सत्र है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो संयुक्त सत्र है वो बुलाया तो राष्ट्रपति के द्वारा जाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा का स्पीकर बोल सकते हैं, वही संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो लोकसभा के अंदर किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का जो अधिकार होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हो सकते हैं?
सो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है इसके अंदर टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं, 33 तो अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश जो जज होता है मुख्य। सो टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 33 तो अतिरिक्त और एक मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। सो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। वहीं पर लोकसभा के सदस्यों की बात करें तो न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। और अब आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पद को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगला क्वेश्चन है पहले वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे। पहला वित्त आयोग जो कि 1991 में गठित हुआ, इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ऑप्शन के अंदर थोड़ा डिफरेंस है ना, यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा 3 बार। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग जिसको 2015 से पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 2015 के अंदर 1 जनवरी 2015 को, ठीक है 1/1/2015 को योजना आयोग को नीति आयोग का नाम दिया गया। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया। सो संविधान के अंदर जो मूल कर्तव्य हैं जो कि रूस से लिए गए हैं, इनको स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, उनकी अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 और आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। सो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर जो महाभियोग है इसको संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, संसद के किसी भी सदन द्वारा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।